अभ्यास के प्रश्न उत्तर। वायु के संगठक क्या होते हैं? वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, धुआं भी होता है, धूल मिट्टी के कण भी होते हैं, बहुत सारे और भी गैसें होती है। वायु में नाइट्रोजन होती है 78%। तुमने अपनी किताब में एक चित्र देखा था, वहां तो ये हमारा वायुमंडल है। अगर हम इसके 4 हिस्से करते हैं ऐसे, तो ये यहाँ पर ये 21% तो ऑक्सीजन है, 21%। ये जो है 78%, ये यहाँ से मिला के 75% हो गई, और 75 में और थोड़ी सी ज्यादा करके 78% ये है नाइट्रोजन। 78 में 21 कितने हो गए देखो, 78 में जब 21 जोड़ेंगे तो ये हो गया 99%। तो ये दोनों है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसके बाद जो 1% बचा है, 100 में से 1 बचा है, तो 1% में देखो जलवाष्प 0.4%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, धूलकण और अन्य गैसें ये है 0.57%। ये सभी गैसें हमारे वायुमंडल में है। अब दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। आप यह कैसे सिद्ध करोगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? जो वायु होती है वो किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को जलाने में सहायक होती है। किसी भी चीज को हम जलाएंगे तो बिना वायु के नहीं जला सकेंगे। अगर हवा नहीं होगी तो कोई भी वस्तु जल नहीं सकेगी, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन गैस किसी भी वस्तु को जलाने में सहायक होती है। कैसे सिद्ध करेंगे? हम एक क्रियाकलाप करते हैं, उससे हम सिद्ध करेंगे कि वायु जो है वो जलाने में सहायक होती है। तो इसके लिए हम एक कोई बर्तन ले लेते हैं, जैसे कि हम थाली ले लेते हैं, थाली में थोड़ा सा पानी आ जाए तो एक थाली ले लेते हैं, थाली के बीच में एक मोमबत्ती चिपका देंगे। अगर बड़ी सी मोमबत्ती हो तो सही रहेगा, ये मोमबत्ती हम इसमें चिपका देंगे और थाली में थोड़ा सा पानी भर देंगे, बहुत अधिक नहीं भरना, थोड़ा सा भर देंगे। और अगर कुछ रंग हो, रंग कलर मिल सके तो कलर घोल देंगे पानी में, नहीं मिल सके तो कोई बात नहीं। अब हम इस मोमबत्ती को जला देंगे तो ये मोमबत्ती आराम से जलती रहे। अगर हम इसके ऊपर कोई भी चीज नहीं ढकेंगे तो ये आराम से जलती रहे, क्योंकि इसको आसानी से ऑक्सीजन गैस मिल रही है, चारों तरफ से इसको ऑक्सीजन गैस आराम से मिल रही है, इसलिए ये आराम से जलती रहती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम कांच का गिलास लेंगे ताकि हमें इसके अंदर क्या क्या होगा वो सारा आराम से दिखता रहे। एक कांच का गिलास लेंगे और इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, ये हम एक कांच का गिलास इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। जैसे हम इसमें कांच का गिलास रखेंगे ये मोमबत्ती बुझने शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ से देखो इस गिलास के अंदर जितनी ऑक्सीजन गैस थी वो इसने जलने में यूज कर ली, जल रही थी ये, इसे जलने में यूज कर ली। जैसे इस गिलास के अंदर ऑक्सीजन गैस खत्म हुई, ये बुझ गई। इस क्रियाकलाप से ये सिद्ध होता है कि जलने में ऑक्सीजन सहायक होती है, और ऑक्सीजन किस में होती है? वायु में। इसलिए जलने के लिए वायु आवश्यक होती है, वायु सहायक होती है। अब एक और चीज देखेंगे इसमें, जब हम बुझी हुई मोमबत्ती के ऊपर अगर गिलास को उल्टा रखते हैं तो पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है। यहाँ पर ये हमने थाली बनाई है और थोड़ा सा पानी बनाया। अब देखो अगर हम बुझती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक बार गिलास रख के देखेंगे तो इस गिलास के अंदर पानी जो है वो थोड़ा सा दिखाई देगा, बस इतना सा चलेगा। और अगर मोमबत्ती को जलाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर गिलास उल्टा रखेंगे तो ये मोमबत्ती तो बुझ जाएगी, मोमबत्ती तो बुझ जाएगी, और ये पानी जो है ये थोड़ा सा ऊपर तक ऐसे चढ़ जाए, गिलास के अंदर थोड़ा ऊपर तक चढ़ जाए। अब ये क्यों चढ़ा हुई, ये मोमबत्ती तो बुझ जाती है और जो पानी है वो थोड़ा सा ऊपर तक चढ़ जाता है, क्योंकि पहले इस गिलास में ऑक्सीजन थी तो इस पानी को ऊपर चढ़ने के लिए जगह नहीं मिली थी, अंदर वो थोड़ा सा गया था। और इसमें ऑक्सीजन तो जलने में सहायक हो गई, ऑक्सीजन गिलास के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी खत्म हो गई, तो पानी को जगह मिली तो पानी यहाँ तक ऊपर तक इसमें आ जाता है। अब सिर्फ इतना ही क्यों आया भाई, और ऊपर तक क्यों नहीं चढ़ा पानी? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इतनी ऑक्सीजन है,
21%। ये नाइट्रोजन है और ये अन्य गैस है इतनी। तो देखो इतनी तो ऑक्सीजन थी और ये बची तो ये अन्य गैस इसके अंदर अभी भरी हुई है, जो कि जलते टाइम में उपयोग में नहीं आई थी। तो इसलिए गिलास में इतना ही पानी पड़ा। प्रश्न 4 है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? इसीलिए भी क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप है, बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए और इसको गर्म कीजिए, गैस वैस पे रखकर इसको गर्म कीजिए। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह पर आपको छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देंगे। जब भी हम गैस पर कोई बर्तन रखते हैं उसमें पानी गर्म करते हैं तो हमें इसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं, यहाँ पर चिपके हुए। जब इसको गर्म किया जाता है तो वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है और उसके बुलबुले हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि ये रहे वायु के बुलबुले। और ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। प्रश्न 5 है, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? जो रुई होती है वो इतनी फ्लफी होती है, फुल्ली फुल्ली सी, जब उसको पानी में डाला जाता है तो वो सिकुड़ जाती है। रुई जो होती है उसके अंदर खाली जगह होती है, उसमें हवा भरी होती है, इसलिए फुल्ली फुल्ली होती है। जब उसको पानी में डाला जाता है तो हवा बाहर निकल जाती है और उसके अंदर पानी चला जाता है, तो वहां पर पानी भर जाएगा जिससे रुई का ढेर पिचक जाएगा और सिकुड़ जाता है। प्रश्न 6 है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत गैस कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत वायुमंडल। प्रश्न 7 है, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। 5 ऐसे कार्य जो कि हवा से होते हैं, बिना हवा के नहीं हो सकते। वस्तु को जलना, जंतुओं की श्वसन क्रिया, जंतु सांस लेते हैं वायु से। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पौधे जब अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, यानी वायु की जरूरत होती है। पवन चक्की भी वायु से घूमती है। और फूलों में परागण, फूलों में परागण मतलब मान लो ये फूल है और ये कोई दूसरा फूल है, तो यहाँ से मान लो इसकी जो पराग कण होते हैं वो दूसरे फूल पर गिरते हैं या इसी फूल के स्त्री केसर पर गिरते हैं, तो फिर उससे नए बीज बनते हैं। तो परागण की प्रक्रिया तुम बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। तो फूलों में परागण भी वायु से होते हैं। वायु से उड़ उड़ कर ये जो पराग कण है दूसरे फूलों पर गिर जाते हैं। पतंग उड़ाना लिख सकते हो, पक्षियों को उड़ना। हमें 5 बताने हैं इसमें 5, लेकिन हमने 6 बता दिए और ये 7 और बता दिए। प्रश्न 9 है, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में अभी हमने लास्ट में पढ़ा है, जंतु और पौधे एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। तो मैंने बताया था पहले, जो पौधे होते हैं जब वो भोजन बनाते हैं मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, वो छोड़ते हैं। ये मानो पौधे हैं, तो ये मानो जंतु है। देखो ये जब सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये पौधा ले लेता है। पौधे जब खाना बनाता है, पौधे जब खाना बनाता है तो ऑक्सीजन छोड़ता है, मनुष्य ले लेता है या जंतु ले लेते हैं, जो कुत्ता गाय वगैरह जो भी जंतु। तो इस तरह से देखो आदान प्रदान, आदान मतलब आना, प्रदान मतलब देना, लेना देना चलता रहता है। ठीक है। वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें पाई जाती हैं, दोनों गैसें आएगा, गैसों नहीं आएगा, दोनों गैसें पाई जाती हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अतः गैसों के आदान प्रदान से पौधे और जंतु एक दूसरे की सहायता। तो यहाँ तक ये प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अब हम कल अगला पाठ पढ़ेंगे।